भोजन अंते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में विष समान है वारी, यानी कि पानी। तो क्या आयुर्वेदा के अंदर या आयुर्वेदा के साथ डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? कि डायबिटीज आपकी ठीक हो सकती है अगर आप छोटी छोटी चीजें फॉलो कर लोगे तो। थायराइड्स और ये जो जॉइंट पेन्स को लेकर भी आजकल बहुत ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स रहने लगी और बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी है। देखो 90% जिन लोगों को थायराइड है उनको थायराइड की गोली की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीजें अगर कर ली तो 3 महीने के अंदर 90% भारत की थायराइड की गोली जो है वो छूट जाएगी। आयुर्वेदा के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ है, ऐसी कोई चीज है कि जिससे कि शुगर इंटेक, जिसको लगता है कि मुझे शुगर का स्वाद भी, मिठास भी चाहिए चाय में और मेरे को नुकसान भी ना करे, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो हम यूज कर सकते हैं और लोगों को चाय का स्वाद मिठास वाला ही मिले? देखिए चाय में अगर आपको कुछ डालना है ना तो आप गुड़ डाल लीजिए या खांड डाल लीजिए। बाकी जो चाय जो होती है ना उसके अंदर पहले के जमाने में यही यूज होता था, चीनी का यही ऑल्टरनेट होता था। लेकिन चाय में पत्ती और दूध जो मिल जाता है तो वो भी नुकसान देता है। कैसीन और फ्लेवोनॉइड, जब ये दो चीजें मिलती है तो चाय में जहर बना देती है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आयुर्वेदा को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि हजारों साल से चिकित्सा पद्धति हिंदुस्तान के अंदर है और उसके बाद आने वाली कई चिकित्सा पद्धतियां जो पिछले 100-200 साल से हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग मार्केट वैल्यू, चाहे वो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स की है या ओवरऑल एज एन आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, तो वो मार्केट वैल्यू उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उतनी डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। उसका क्या कारण मानते हैं और आपको क्या लगता है कि वो उस लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स या क्या करना चाहिए कि जितना फायदा ये दे पा रही है पत्ती, उतना लोगों के तक जानकारी और मजबूती से पहुंचे? देखिए एलोपैथी का ना बहुत बड़ा एलोपैथी का आप क्या कह सकते हो, जैसे मेडिकल माफिया है जो सारी चीजें जो है वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बिके, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेल हो। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो एम्स दिल्ली का जो बजट है ना वो पूरे आयुष मिनिस्ट्री के बजट से भी ज्यादा है। बाकी चीजें तो आप छोड़ दीजिए, एक हॉस्पिटल का बजट पूरी मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं किस बड़े लेवल पर जो है वहां पे प्रमोशन होता है, किस यहाँ पे कितना बजट है। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है आयुर्वेद में, गवर्नमेंट जो है करंट वो अच्छे से आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है और हो भी रहा है प्रमोशन। और एक पॉजिटिव चीज हो भी गई है, जहां पे जो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस जैसे आपका एलोपैथी हॉस्पिटल में जाके आप उससे कैशलेस ट्रीटमेंट कराते हो, वैसे ही वही मेडिकल इंश्योरेंस है आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके भी कैशलेस करा सकते हो, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। बड़ी चीज, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग जाते ही इसलिए एलोपैथी में कि वहां पे उनका कैशलेस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज मिल जाती हैं। बिल्कुल वेरी ट्रू डॉक्टर साहब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आज आयुर्वेदा की हेल्थ सर्विसेज लेना चाहते हैं और उससे रिलेटेड, सो द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कैशलेस सर्विसेज आल्सो, सो यू कैन अवेल दैट आल्सो। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, कुछ और हम जो डेली लाइफ में कह सकते हैं कि जो लाइफ डिसऑर्डर्स की वजह से जो डिजीज होते हैं, जिसके लिए लोग एलोपैथी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर भी हम बात करते हैं और कुछ लोगों को उसके बारे में भी अवेयरनेस की जरूरत है कि पीपल शुड गेट टू नो दैट कि आयुर्वेदा कैन क्योर दैट आल्सो। अगर हम सबसे पहले बात करें कि डायबिटीज आज क्या कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे आजकल के यूथ में पहले होता था कि एक 50-60 साल की एज में लोगों को डायबिटिक डिटेक्ट होता था, आज देख रहे हैं कि यंग एज में 20-22-25 साल के कुछ लोगों को भी डायबिटिक की प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आयुर्वेदा के अंदर या आयुर्वेदा के साथ डायबिटिक को कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? डायबिटीज की अगर शुरू की इनिशियल स्टेज है तो मैं आपके जरिए पूरे भारतवर्ष को ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज आपकी ठीक हो सकती है अगर आप छोटी छोटी चीजें फॉलो कर लोगे तो। नंबर 1, आप रात का खाना जो है सोने से कम मिनिमम 4 घंटे पहले खाना है। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना, क्योंकि वो पचता नहीं है, जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आम बनाता है, जिस वजह से दुनिया भर की समस्याएं होती है। नंबर 2, हम एक ही अनाज पूरे साल खाते रहते हैं। हम खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। हम एक ही अनाज ना खाएं, हम जो है सिर्फ गेहूं खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं। हम कुछ मिलेट्स का भी प्रयोग करें। जब हम इस तरह का अनाज लेते हैं तो हमारे ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक होता है जब हम गेहूं लेते हैं या हम चावल लेते हैं, और उसके लिए इंसुलिन भी एकदम से स्पाइक करता है। जब हम मिलेट्स लेते हैं तो वो स्मार्ट अनाज है, वो धीरे 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 करके शुगर जो है उसके रिलीज होती है, जिससे डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ओके। तीसरा, अगर किसी को स्टार्टिंग स्टेज की डायबिटीज है वो 30 मिनट चलना शुरू कर दे। चौथा, ये 4 चीजें अगर कर ली ना तो मैं कहता हूँ डायबिटीज 80% जनता की ठीक हो जाएगी। गुड़मार एक औषधि होती है। गुड़मार जैसा कि नाम बता रहा है, गुड़ मतलब शुगर समझ लो आप इसको, मार मतलब गुड़ को मारने वाला, शुगर को मारने वाला। शुगर को मारने वाली एक औषधि जिसे कहा जाता है गुड़मार, उसका चूर्ण आप ले लो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। गुड़मार पाउडर आता है, बनाए भी ले सकते हो। गुड़मार के
पेड़ भी होते हैं, वहां से ना बने तो बना बनाया ले लो। 20-30 रुपए का पाउडर आता है, दिन में 2 बार लो। और किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में जो उनका है, उनके कहीं से भी, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लो। ओके। और उसको 3 महीने तक लो। गुड़ मार पाउडर को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाली पेट लेना है। खाना खाने से पहले लेना है। साथ में आपने रात का खाना नहीं खाना और आपने 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करना। 80% लोगों की शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी। 3 महीने के अंदर ही उनको रिजल्ट आने लग जाएंगे सर। और इससे बड़ी बात डॉक्टर साहब क्या है कि अगर आप 3 अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें, अपनी फूड हैबिट्स को, अपनी वॉक के करने को, और एक जो आपने बताया कि गुड़मार का जो चूर्ण आता है, अगर वो 3 महीने तक लें तो मुझे लगता है कि 80% लोगों की, एंड इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट डॉक्टर साहब, कि अगर जो लोग लगातार सालों साल जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर। बिल्कुल होगा। जिनका इंसुलिन चल रहा है उनका इंसुलिन ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकता है। जिनका मान लीजिए ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ग्रेजुअली कंट्रोल होना शुरू होगा। जिनकी 4 गोलियां खा के शुगर कंट्रोल हो रही है, वो चेक करें, HbA1c टेस्ट कराएं, 3 महीने की एवरेज शुगर कराएं। उसके अंदर पता चलेगा कि किस तरीके से शुगर जो है वो ग्रेजुअली कंट्रोल होती चली जा रही है। HbA1c में हमें उस देख सकते हैं टेस्ट के अंदर, बिफोर हमारे सामने, आफ्टर हमारे सामने है। दवाई मैंने आपको बता दी, आप ले लो, एक टेस्ट पहले करा लो, 3 महीने बाद उसको रिपीट करा लो, 3 महीने आप ये सारी चीजें करके देख लो, और एक रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि नॉर्मली लोगों का जो खाने का जो है वो रूटीन में या तो गेहूं खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो मिलेट्स का भी बीच बीच में इस्तेमाल करें, ताकि वो बॉडी के अंदर जो एकदम से खाना खाने के बाद स्पाइक, ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है, दैट कंट्रोल्स, और वो धीरे धीरे बॉडी में ऑब्जॉर्ब होता है, उसके अंदर जाता है, तो इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होगा। स्मार्ट अनाज है मिलेट्स, ग्लूकोज लेवल जो है ना वो कंट्रोल रहेगा। जब ग्लूकोज एकदम से बढ़ता है ना, तो पैंक्रियास को इंसुलिन भी एकदम से बढ़ाना पड़ता है। अब जब मिलेट्स जो है धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, तो इंसुलिन और पैंक्रियास पे भी दबाव उतनी तेजी से नहीं पड़ता। तो हमें जो है चेंज करते रहना चाहिए आहार। पहले भी हम जो है ऐसे ही करते थे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो सिर्फ गेहूं और चावल नहीं लिया करते थे, सभी तरह का अनाज मिक्स करते थे, जबकि आजकल सिर्फ वो इसी तरह के ऊपर एक लाइफस्टाइल चल रहा है। बिल्कुल उसी पे हम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और डिजीज के बारे में बात करेंगे कि थायराइड्स और ये जो जॉइंट पेन्स को लेकर भी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स रहने लगी और बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी हैं। अगर हम थायराइड की बात करें कि TH3, T3, T4 लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसको भी आयुर्वेदा के थ्रू किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? देखो 90% जिन लोगों को थायराइड है उनको थायराइड की गोली की जरूरत नहीं है। 3 टेस्ट होते हैं थायराइड के, TSH, T3, T4। जिनके TSH सिर्फ बढ़ा हुआ है उनको थायराइड की गोलियों की जरूरत नहीं है। T3, T4 जिनका साथ में बढ़ा हो, वो लोग थायराइड की गोली खा रहे हैं, तो वो उसके अंदर भी 25 mg 50 mg की जो लोग गोली खा रहे हैं, वो सिर्फ एक दवाई आती है आयुर्वेद में, कांचनार गुगुलू, यानी कि जो ग्रंथि होती है उसको ठीक करने की दवाई आती है। ओके। 3 महीने तक कांचनार गुगुलू का सेवन करेंगे, थायराइड प्रोफाइल कराएंगे पहले और थायराइड प्रोफाइल कराएंगे 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद कांचनार गुगुलू एक गोली रोज और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ये अगर 2 चीजें कर ली, 5 से 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर लिया और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, उससे थायराइड ग्रंथि जो है वो आपकी ठीक होने लग जाएगी, रिजुविनेट होने लग जाएगी। तो ये 2 चीजें अगर कर ली तो 3 महीने के अंदर 90% भारत की थायराइड की गोली जो है वो छूट जाएगी। और ये डॉक्टर साहब ये आप कह रहे हैं कि अगर 3 महीने इसको, एक वो प्राणायाम जो आपने बताया, एक वो आपने जो दवाई बताई कि लगातार 3 महीने तक एक गोली खानी है, अगर इस चीज को करते हैं तो क्या थायराइड बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? और इट कैन, मतलब अगर छोड़ने के बाद क्या रियकर भी हो सकता है? कांचनार गुगुलू की आप 2 टैबलेट दिन में और 2 टैबलेट शाम को ले सकते हैं 3 महीने तक। उसके बाद आप नियर बाय किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श ले लीजिए। नहीं तो आपका थायराइड, अगर आप प्राणायाम करते रहोगे, उसके बाद मोस्टली कंट्रोल ही रहेगा। नहीं रहे तो एक गोली फिर दोबारा ले लेंगे, धीरे धीरे उसे टेपर डाउन करके बंद कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट नहीं लेनी, जिंदगी भर नहीं लेनी। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो अपने आप, हमारी बॉडी जो है ना, इसके अंदर सारे सेल्स होते हैं, मतलब रिसर्च हुई है, हमारी बॉडी में ऑटोफेजी होती है। ऑटोफेजी क्या होती है? अगर मैंने बताया आप एक दिन का उपवास कीजिए, उस समय के अंदर US के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई है, अगर हमारी बीमारी में कोई छोटी, हमारी बॉडी में कोई बीमारी है, छोटी है या बड़ी, तो लाइसोसोम्स होते हैं हमारी सेल्स के अंदर, जो गंदे सेल्स को खाने लग जाते हैं, बीमारी वाले सेल्स को खाने लग जाते हैं जब उनको खाना नहीं मिलता। इसे कहते हैं ऑटोफेजी। तो खाना नहीं मिल रहा तो वो बीमारी वाले सेल्स को खाने लग जाएंगे। तो हम उपवास करते हैं, मान लीजिए किसी को कैंसर सेल्स है, तो कैंसर सेल्स के भी स्टार्टिंग स्टेज में वो खाने लग जाते हैं। इतना पावरफुल है ऑटोफेजी। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स को रिजुविनेट करने की क्षमता है। यस। अगर हम हफ्ते में एक दिन उपवास रखते हैं तो बॉडी जो है वो अपने आप रिजुविनेट करती है बॉडी। जी। यस।
एक डॉक्टर साहब और बड़ी बीमारी आजकल चर्चा में है कि जैसे पार्किंसन, एक बीमारी का नाम बार बार सुनने को मिलता है। कितनी डेंजरस है ये, कितनी खतरनाक है, और इसको आयुर्वेदा से क्या परमानेंटली क्योर किया जा सकता है? पार्किंसन बीमारी बहुत तेजी से आज के समय में फैल रही है। मैं सभी अपने मरीजों से कहता हूँ, आप जब सुबह उठते हो ना, तो भगवान से ना 5 मिनट शुक्राना जरूर करना है, ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर करना है। कई बार मरीज मेरे से कहते हैं कि हम किस लिए शुक्रिया करें, हमारे को तो कुछ है नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं। तो मैं उनको छोटी सी बात बोलता हूँ कि आज की अगले दिन की सुबह ना 2.5 लाख लोगों ने नहीं देखी, और आप उन 2.5 लाख लोगों में नहीं हो। क्या बात है। तो आप इसके लिए भगवान का शुक्रिया, you need to be thankful to God, ग्रेटिट्यूड, actually. ग्रेटिट्यूड करना। बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता, मेरे ख्याल पूरे दुनिया की 30-40% आबादी जो है वो भूखी से आपको खाना मिल रहा है, आप उसके लिए शुक्राना कर लो। मैं ये पार्किंसन से रिलेटेड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप शुक्राना करते हो ना, जब ऊपर वाले का शुक्रिया करते हो, तो आपका ध्यान किस पे चला जाता है कि आज मेरे पास क्या है, और ध्यान किससे हट जाता है कि मैंने क्या खो दिया या क्या नहीं है। ऐसे जब आपका माइंडसेट होता है ना, तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, पार्किंसन की समस्या कम हो जाएगी, डिमेंशिया की समस्या कम हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें अगर हमने कर ली ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। शिरोधारा जिनको हो चुका है, शिरोधारा एक ऐसी चिकित्सा है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। पंचकर्मा द्वारा पार्किंसन में बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। शोधन चिकित्सा होती है इसके अंदर, अगर वो दी जाए तो पार्किंसन के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और पार्किंसन हो ही ना उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि आप ये कीजिए, इससे आप बीमारी भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ अगर हम बात करें, जैसे पार्किंसन के बारे में आपने बड़े खूबसूरती से इलाबरेट किया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं आजकल के टाइम में, यूथ में खास तौर को देखना मिल रहा है, क्योंकि सोना लेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडिक्शन है, खाने पीने की हैबिट्स खराब है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, अगर इनको ठीक करना हो तो आयुर्वेदा इसमें किस तरह से मदद कर सकता है? आयुर्वेद कहता है कि आप अपनी दिनचर्या इस तरीके से कर लो कि आपकी जो बीमारी है ना, वो आपके शरीर में टिके ही ना। आप क्या कर रहे हो, आप बीमारी को मारने में लगे हो। अब अपनी इम्यूनिटी इस तरीके की कर लो ना, आपकी बीमारी आई ना आपके पास। आपने अगर ये छोटी छोटी चीजें कर ली, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लिए, डब्बेबंद चीजें कम कर दी, चीनी अगर आपने कम कर दी, जो चीनी जो है ना, कोकेन के बाद सेकंड मोस्ट एडिक्टिव चीज बताई गई ये चीनी। चीनी हमारे लिए क्या करती है? चीनी हमारे लिए कोई फायदा नहीं करती। चीनी में क्या क्या है हमारे लिए? हमारे बॉडी को 19 पोषक तत्व चाहिए, मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, फास्फोरस, पोटेशियम। चीनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, किसी भी कुछ भी नहीं है चीनी के अंदर। तो हम चीनी क्यों खा रहे हैं? चीनी में तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। चीनी में आप कहोगे मीठापन है, मीठापन भी जो है ना वो हमारे किसी काम का नहीं है। चीनी में जो मीठापन है वो सुक्रोस है, हमारे जो काम का जो मीठापन है वो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो किस में होता है? वो जो भगवान की बनाई हुई चीजें हैं उसमें होता है फ्रक्टोज। जैसे मान लीजिए आम है, पपीता है, संतरा, इन चीजों में फ्रक्टोज है। मीठापन जो है, सुक्रोज जो मीठापन है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। खुद तो पछता नहीं, और जिस चीज के साथ हम लेते हैं उसके साथ भी नहीं पछता। आप चाय पी रहे हो, चाय के अंदर भी जो है ये चीनी होती है। चीनी जब चाय में होती है ना, तो चीनी जिस चीज के साथ ली जाती है उसको भी नहीं पचने देती। डॉक्टर साहब, एक आजकल अगर हम इसी की बात करें, शुगर की, बहुत से लोगों का ट्रेंड देखने को मिला है कि अगर कोई चाय में शुगर अवॉइड करना चाहता है तो बहुत सारे, कोई कहता है जी कि आप शुगर फ्री टैबलेट्स डाल लो। आजकल शुगर फ्री गोल्ड की टैबलेट्स आने लग गई, फिर एक वो पौधे का टैबलेट्स आने लग गई कि वो होता है कि वो हार्मलेस है, आपको मीठा भी मिलेगा। तो अगर किसी कोई ऐसा भी विकल्प है, या आयुर्वेदा के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ है, ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे कि शुगर इंटेक, जिसको लगता है कि मुझे शुगर का स्वाद भी, मिठास भी चाहिए चाय में, और मेरे को नुकसान भी ना करे, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं और लोगों को चाय का स्वाद मिठास वाला ही मिले? देखिए, चाय में अगर आपको कुछ डालना है ना, तो आप गुड़ डाल लीजिए या खांड डाल लीजिए। बाकी जो चाय जो होती है ना, उसके अंदर पहले के ज़माने में यही यूज़ होता था, चीनी का यही ऑल्टरनेट होता था। लेकिन चाय में पत्ती और दूध जो मिल जाता है तो वो भी नुकसान देता है। कैसीन और फ्लेवेनॉइड, जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो चाय में जहर बना देती हैं। दूध और पत्ती के अंदर ये होता है। उसके साथ आपने चीनी और मिला दी। पहले तो चाय कोई नहीं पीता था हमारे यहाँ पे। चाय जब आई, जब अंग्रेज आए, उससे पहले सिर्फ दूध पीते थे, वो भी गुड़ होती थी या खांड या शक्कर वाला दूध पीते थे। वो सारी चीजें जो है वो अब हमने लेना बंद कर दिया। अब हमने चीनी वाली फटाफट घोली और चाय लेना शुरू कर दिया। पहले वो कोई लेता भी नहीं था। आप कुत्ते को दूध चाय पिलाओ वो नहीं पिएगा। आप उसे ट्राई करो पिलाने के लिए, वो चाय नहीं पिएगा। दूध पिलाओगे वो पी लेगा। अब किसी भी जानवर को चाय पिला के देखो, वो नहीं पिएगा। चाय छुड़ाई कैसे जाए डॉक्टर साहब? हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, और चाय के साथ दिल की बात,
हाँ, चाय के साथ दिल की बात कर रहे हैं। हर्बल टी, लेमन टी, ग्रीन टी, ये आप लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो दूध वाली चाय है ये बड़ी खतरनाक है, ये नुकसान देती है। चाय अगर छुड़ानी है ना तो सबसे पहले आप गर्म पानी आप उसको चाय की तरह सिप सिप करके पियो, तो चाय की तलब भी खत्म होगी और चाय की जो गंदगी है ना वो भी वो साफ करेगा, वो भी क्लीन आउट करेगा। क्लीन आउट करेगा। तो आज एक दिल की बात हम भी करेंगे डॉक्टर साहब, कोशिश करेंगे कि चाय कि चाय छोड़ सकें। आपके साथ एक दिल की बात डॉक्टर साहब, कुछ बातें और भी करेंगे आपसे, लेकिन एक इसी कड़ी में एक और सवाल लेते हैं कि अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर भी देखा कि यूथ के अंदर भी ना बड़ी यंग एज में जो वर्किंग पीपल हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर जो है बड़ी जल्दी एज में होने लगता है। ब्लड प्रेशर क्या है कि आमतौर पे देखा है कि मेडिसिन जाते हैं, डॉक्टर के पास गया तो मेडिसिन शुरू हुई, और एक बार मेडिसिन शुरू हुई ब्लड प्रेशर की तो वो सारी उम्र चलेगी, फिर आप छोड़ नहीं सकते उसको। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का और इसको पूरी तरह से क्योर करने का भी आयुर्वेदा में कोई तरीका या कोई इलाज है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब क्योर भी करना है तो उसका भी इलाज है। हम क्या कर रहे हैं, हम नमक जो है ना वो दुनिया भर का सोडियम लेवल जो है ना जो हम सेवन कर रहे हैं वो सीधा जाके हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। नमक जब हम लेते हैं ना, एक तो हमारे खाने में नेचुरल नमक होता है, हम खाना बनाते टाइम भी डालते हैं। हाँ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऊपर से भी डालना शुरू कर दिया नमक, टेबल सॉल्ट की फॉर्म। यस। ये ना बाहर वेस्टर्न में डालते थे, जैसे हम बात कर रहे थे यूरोप में और यूएस में, दिस इज वेरी कॉमन वेयर एंड द पीपल पुट इन द नमक बाहर से, ऊपर से बाहर से डालते हैं। अब हम क्या करना, हमने आंख बंद करके उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया। हमने ना उसके अंदर भी डाल दिया और ऊपर से भी डाल दिया, दोनों तरीके से नमक डाल दिया हमने। अभी जब हमने दोनों तरीके से नमक डाला तो नमक डबल हो गया हमारे शरीर। इनटेक ज्यादा होगा तो सोडियम लेवल इंक्रीज होगा, सोडियम लेवल बढ़ गया हमारा और बीपी जो है वो शूट अप करने लग जाता है। यंग बच्चों का बीपी जो है वो बढ़ा हुआ आ रहा है आजकल। बड़ी मतलब देख के बड़ा दुख होता है कि बच्चों को या बड़ों को इतना अगर हमें पढ़ा दिया जाए, हमें जो पढ़ाया क्या जा रहा है कि हम ये युद्ध हार गए, वो युद्ध हार गए, हमें ये पढ़ा दिया जाए कि हम क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो शायद हम जो है ना मतलब कितना ज्यादा बेहतर और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि अगर आज से 500 साल पहले कोई लड़ाई हुई थी, हाउ डज इट रिलेवेंट विद आवर करंट सिनेरियो और करंट लाइफ, और आने वाले जीवन में उसका क्या फायदा है, बजाय कि उसकी हम अपनी लाइफ के लिए, जिंदगी कैसे अच्छी जीनी है जी, उसके लिए अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रोविजन बने तो बिल्कुल। तो बीपी की समस्या के लिए सबसे पहले नमक छोड़ना है, नमक जो है वो कम करना है। दूसरा, एक सर्पगंधा औषधि होती है जो बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है, उसकी टैबलेट भी आती है। सर्पगंधा की टैबलेट भी आती है, वो आप ले सकते हैं। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, आयुर्वेदिक टैबलेट है, वो आप लेके बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। एडिक्टिव नहीं होगी, लंबे समय तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीपी की गोली आप लेते हो, बीपी की गोली से एलोपैथिक से शुगर हो जाती है, शुगर से 4 बीमारी और हो जाती है, और फिर ये कुचक्र चलता रहता है, लंबा चलता है, अल्टीमेटली फंस जाता है इंसान। तो ये सारी चीजों के लिए एक डॉक्टर साहब, आपने जो सॉल्ट की बात की, जैसे आजकल ये सोडियम फ्री या सोडियम लेस सॉल्ट भी आने लगा है, क्या वो लेना, उसकी क्वांटिटी लेना क्या वाकई में उतनी, जिस तरह से उस पर आता है कि सोडियम विदाउट सोडियम सॉल्ट है, इज इट ओके कि वो विदाउट सोडियम सॉल्ट इतना काम करता है कि हम कंज्यूम भी कर ले और जो सोडियम को अवॉइड करना है वो भी हो जाए? जो हम सोडियम फ्री सॉल्ट ले रहे हैं, सबसे बढ़िया हमारे पास जो है इसका ऑल्टरनेट हमारे पास ही प्रेजेंट है, जो सेंधा नमक, जिसको सेंधा नमक, यस, पाकिस्तानी नमक, व्रत वाला नमक जो हम यूज करते हैं, उसमें सोडियम कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता कि हमारे शरीर में वो ओवरलोड करते हैं। हम व्रत में भी वही नमक यूज करते हैं, व्रत में वही करते हैं, यस यस। तो ये अगर नमक हम यूज करते हैं तो ये हमारे, पहले हम लोग यही नमक यूज करते हैं, समुद्री नमक होता है ये ना, नेचुरल फॉर्म से बनता है, और वो बनता है फैक्ट्रियों में बनता है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो उसके आसपास लगाई जाती है जहाँ पे नमक होता है, तो वो बड़े जो है प्रोसेस्ड नमक है, ये नेचुरल है, तो ये उतना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है सेंधा नमक, सॉल्ट फ्री, शुगर फ्री। तो सब्जी में भी वही आदमी यूज कर सकता है, और अगर ऊपर से भी डालना है तो दैट कैन बी यूज्ड आल्सो। ऊपर से डालने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम सब्जी में ऑलरेडी डाल रहे हैं। कई बार लोग सैलेड्स के अंदर सैलेड खाते हुए यूज करते हैं ऑल दैट, वो बड़ा नुकसान देता है। जब हम सैलेड में कच्चा नमक डाल के खाते हैं ना, तो वो कच्चा नमक जो है ना वो जाके बीपी बढ़ाता ही बढ़ाता है, ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। जब हमने सब्जी में डाल दिया, सबसे अच्छी, बिल्कुल इनफ है। जब हम बाहर के लोग जो है ना ऊपर से डाल के खाते हैं, सब्जी में नहीं डालते, लेकिन हमने देखा वो टेबल सॉल्ट बोलते हैं, टेबल पे रखते हैं, वो टेबल से उठा के सॉल्ट डाला उन्होंने, सॉल्ट डाला, यस। हमारे को टेबल सॉल्ट की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे टेबल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ बातें करते हैं, इससे हटके हम बात करते हैं कि आजकल ना कुछ सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, बहुत ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर, तरह तरह के लोग उपाय बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, ये करो ये ना करो, बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में देख रहा था कि
ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं कि एक तरफ एक आदमी बोल रहा है कि तुम ये खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, दूसरा कह रहा है इसी को खाओ तभी तुम ठीक होगे, तीसरा कह रहा है कि तुमने अगर पानी 4 गिलास कम से कम पानी नहीं पिया तुम्हारी किडनी खराब हो सकती है, दूसरी तरफ उसको कोई दूसरा आदमी कह रहा है कि 2 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिया, उससे पानी पियोगे तो लिवर खराब हो जाएगा। तो आदमी इतनी देर में तो चक्कर खा के गिर जाए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। और बल्कि मैं कल तो एक और सुन के हैरान हुआ कि एक आदमी के ऊपर एक रील बनी हुई है, उसमें कह रहा है कि भैया वो थोड़ा जोर जोर से वॉक कर रहा था, तो कह रहा है कि उसको एकदम ध्यान है कि एक आदमी बोल रहा है, उसको गाइड कर रहा है कि वॉक तेजी से करो, सांस पूरी जोर जोर से लो। सडनली उसको ध्यान आता कि दूसरा आदमी बोल रहा था कि सांस धीरे लो नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आदमी करे तो क्या करे, इतनी जो भ्रांतियां चल रही है सोशल मीडिया में, किसकी सुने किसकी ना सुने। तो आज थोड़ा साइंटिफिकली आप ये चीजें बताइए कि आदमी किसकी सुने। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे प्रैक्टिस छोड़ के पॉडकास्ट में आना पड़ रहा है। मतलब दुर्भाग्य मैं इसलिए कहूँगा कि जब मैं खुद चीजें देखता हूँ ना, आयुर्वेद के नाम पे क्या क्या बिक रहा है, सही बात है, और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है और क्या क्या बिक रहा है। मतलब आयुर्वेद के नाम पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या आप आयुर्वेद के ज्ञानी हो या नहीं हो, आयुर्वेद आपने पढ़ा है नहीं आपने 2 लाइनें कहीं से पढ़ ली, किसी की रील सुन ली तो ज्ञान दे दिया, बस ज्ञान दे दिया आपने। 4 यूट्यूब की वीडियो देख ली, आप आयुर्वेद के ज्ञाता बन गए और आपने शुरू कर दिया, आपने दे दिया और रोज एक रील बना रहे हो। 5.5 साल का जो कोर्स करके बैठे हैं वो तो फिर मतलब क्या ही करेंगे। तो मतलब ये सोचने समझने की बात है कि मेरे हिसाब से इस चीज पे रोक होनी चाहिए, क्योंकि जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो इस चीज का देख पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल, उनको ना शॉर्टकट जो बता देता है ना आके रील्स में, वो बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़ा अच्छा लगता है कि 1 मिनट में इसने उपाय बता दिया, 1 मिनट में उपाय बता दिया और मैं बड़ा ठीक हो गया। वो हजारों 10,000 शेयर हो जाते हैं उसमें, देखता हूं, चाहे वो गलत ही हो, चाहे वो प्लान्ड ही हो या जो भी हो, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। जो आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं है वो आयुर्वेद के ऊपर ज्ञान ना दे। ऐसे कोई भी आके कुछ भी आके बोल रहा है और आयुर्वेद से उसे जोड़ देता है। आयुर्वेद सिद्धांतों के ऊपर है, आयुर्वेद जो है वो प्रिंसिपल्स का ज्ञान है। कुछ भी आके आप बोल देते और कहते हो ये आयुर्वेद में है, और फिर उसके बदनामी किसकी होती है? इन सब चीजों की वजह से बदनामी आयुर्वेद की होती है। और साथ में उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्योर कर रहे हैं, फिर वो भी उस घेरे में आ जाते हैं। बिल्कुल उस घेरे में आ जाते हैं। और मैं खुद देखता हूँ कि वो रील देख रहे होते हैं जी, धीरे चलो ये हो जाएगा। मैंने भी देखी ऐसी रील, जैसे आप बता रहे हो, तेज चलो ये हो जाएगा, उठ के बैठो ये हो जाएगा, तो आदमी सोचता करना क्या भाई, मुझे बताओ मुझे जीना भी है कि नहीं जीना है। फाइनली वो रील कहने में बोलता है कि अंत में आप पूरी तरह से विश्राम ले लीजिए। तो आदमी कहता है कि जब दुनिया से निकल ही जाता हूँ इतना कुछ करने के बजाय। बिल्कुल ये कंफ्यूजन जो है ये इसी कारण है कि अज्ञानता जो है वो चरम सीमा पर है। सोशल मीडिया एक बहुत इजी टूल बन गया है जहाँ पे ना गलत चीजें इसके लिए एक वर्ड कहा जाता है कि ये अनगाइडेड मिसाइल है। एब्सोल्युटली, कहीं पे भी जाके गिर जाएगा, कहीं पे भी गिर जाएगा और कुछ भी नुकसान कर देगी, कुछ भी नुकसान। डॉक्टर साहब इसे जो है ना एक और जो कहते हैं ना मिसकंसेप्शन कह लीजिए या एक ये लगा लीजिए लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, कि बड़े लोगों को देखा है कि खाना खाने के बाद बड़े लोग खाना खाने के साथ पानी पी लेते हैं, खाना खाने के साथ पानी पी लेते हैं बाद में, और उसके बाद खाना खाने के बाद वॉक पे निकल जाते हैं। तो ये जो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप बिल्कुल लॉजिकली क्या ये सही है या नहीं, और अगर ये सही नहीं है तो क्या करना चाहिए विच इज हेल्पफुल फॉर बॉडी। भोजन अंते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में विष समान है वारी, यानी कि पानी। भोजन के अगर हम 48 घंटे के बाद पानी पीते हैं तो वो हमारे बॉडी की जो अग्नि होती है ना, जो भोजन को पचाती है, उसे जठर अग्नि कहते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए अग्नि होती है, वो भोजन को पकाती है। अब उसमें पानी डाल दिया जाए तो खाना नहीं बनेगा। इसी तरीके से जब खाना हमारे पेट में पच रहा होता है तब भी हमारी एक जठर अग्नि होती है, उसके ऊपर खाना डाल दिया जाए तो खाना पचेगा नहीं। तो भोजन के 48 मिनट के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और सेम गोस फॉर आधे घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। अब खाना अटक जाए, कुछ हो जाए तो अलग केस है, तो आप पी सकते हो। भोजन के बीच में 1-1, 2-2 घूंट अगर प्यास लगे तो प्यास लगे। लेकिन खाना अगर आप पानी एकदम से पी लेते हैं उसकी, तो जठर अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। जठर अग्नि इज द डाइजेस्टिव फायर एक्चुअली, जो आपके फूड को डाइजेस्ट कर रही है इंटरनली। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये सबसे जरूरी और सबसे बड़ा सूत्र है जो मैं पूरे भारत को बताना चाहूंगा, और हो सकता है इससे हजारों लाखों लोग अनगिनत बीमारियों से बच जाएं। जो है भोजन अंते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी जो है वो विष के समान है। इसका सूत्र जो है ये आप जिंदगी भर के लिए, सब लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपका,
इसमें ये लिख के रख लें, दिमाग में छाप लें और अपने सारे भाई बंधु रिश्तेदारों को, जो आपका जिनका आप भला चाहते हो, जिनको आप चाहते हो वो स्वस्थ रहें, उनको ये सूत्र जरूर बताइए कि पानी जो है वो भोजन के अंत में नहीं पीना है जी। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। इससे आपके तीनों दोष, वात, पित्त और कफ भी बैलेंस होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु जो है वो पूरे संसार को चलाती है, ऐसे ही वात, पित्त और कफ हमारे बॉडी को चलाते हैं। तीनों दोष जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब जो मैंने आपसे पूछा कि कई लोगों को देखा कि खाना खाने के बाद वॉक पे निकल जाते हैं या वॉक करने लग जाते हैं। इज इट राइट? अगर वॉक क्या ठीक है खाना खाने के बाद? और अगर वॉक नहीं करनी, ताकि लोगों को साइकोलॉजी लगता है कि शायद खाना डाइजेस्ट करेगी, तो क्या करना चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अगर खाना खाने के जस्ट बाद? देखिए, बहुत से लोगों में ना मिसकंसेप्शन होती है कि खाना खाया अब चल लूं और वो पच जाएगा। मैं वीडियोस देख रहा था, लोग डांस कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, कुछ ऐसे इस तरह की वीडियोस आती है, चल रहे हैं खा रहे हैं, चल रहे हैं खा रहे हैं। शादी में भी हम यही करते हैं, चलते रहते हैं, डांस कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं बीच में। मशीन 6 बजे चालू करते हैं और 12 बजे तक चलती रहती है हमारी, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारा। मेन कोर्स, फिर स्टार्टर्स, फिर डेजर्ट, फिर कुल्फी, फिर पान, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर वो जलेबी, कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो सारा स्टॉक इन कर लेते हैं, सारा स्टॉक इन। 500 रुपए देके 2000 रुपए का खाना खाना। पूरा खाना जी। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैक भी करवा के ले जाते हैं। तो इतना सारा खाना भी खा रहे हैं और चल भी रहे हैं, चलते भी जा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद जो है ना, हमें जो है ना कभी भी वॉक नहीं करनी चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो हमारे बॉडी में एक लिमिटेड ब्लड होता है। जैसे हम ब्रेन का काम कर रहे हैं तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अगर हमने खाना खाया तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड सप्लाई वहाँ पे ज्यादा चाहिए होती है। तो उस समय हमें चलते हैं तो हमारे चलने से हमारी ब्लड सप्लाई पैरों में भी जाती है और जगह पे भी जाती है। तो हमें ब्लड सप्लाई पेट की तरफ देनी है उस समय। सबसे बढ़िया आसन होता है वज्रासन जी। वज्रासन में अगर आप खाना खा के बैठ जाते हो तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है इसमें डॉक्टर साहब वज्रासन में खाना खा के अपने घुटने फोल्ड करके पीछे की तरफ ऐसे बैठ जाते हैं। ओके, तो वज्रासन कहलाता है। ओके, वज्रासन में अगर आप खाना खा के बैठ गए ना तो आपका खाना डाइजेस्ट होता है। और कितनी देर के लिए डॉक्टर? 15 से 20 मिनट आप वज्रासन करो। 20-30 मिनट के बाद आप वॉक कर लो, फिर वॉक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पेट को ब्लड सप्लाई चाहिए। और पेट को जो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, तो वो जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो ब्लड सप्लाई पैरों से कट के पेट पे ज्यादा पेट पे चला जाता है। तो भोजन जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। और ये तीनों टाइम कर सकते हैं? अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया किसी ने, अगर वो ऑफिस नहीं जा रहा और मान लीजिए घर पे है, या लंच, या सिर्फ डिनर टाइम पे ही? आप तीनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन 3 टाइम का जो खाना खाता है वो रोगी होता है। 2 टाइम का जो खाना खाता है वो भोगी होता है, और 1 टाइम का जो खाना खाता है वो योगी होता है। तो 3 टाइम का खाना हमारे शरीर जो 3 टाइम खाने के लिए नहीं बनाई है। सुबह से शाम तक हम खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। बॉडी कह रहा है, लीवर कह रहा है इतनी जरूरत नहीं है, जितना आप दे रहे हो। हिंदुस्तानी तुम्हारे, उनका बस चले तो 4 बार भी कर दें और रुकते तो नहीं वो। बीच में वो मंचिंग स्नैक्स टाइम, फिर वो ब्रंच टाइम, कुछ बाहर चले जाए, कुछ अपना था, मिक्स करके सारा टाइम ही चल रहा है। हमारी मशीन इसके लिए नहीं बनी। बिल्कुल, आप सिंपल सा फॉर्मूला है, सूर्यास्त के बाद खाएं, सूर्योदय के बाद खाएं और सूर्यास्त से पहले खाएं। यानी कि 9 से 6 की अगर विंडो ले लें, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में खा लिया, तो आप निरोगी रहेंगे। निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख है जी, बिल्कुल। तो आप निरोगी रहेंगे, आपकी काया जो है वो निरोगी रहेगी। शरीर रूपी जो मंदिर है ना, ये निरोगी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है जो इन्हीं सारे मिसकंसेप्शंस को लेकर है। आजकल बहुत देखने में मिलता है कि इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग का बहुत ट्रेंड है। अच्छा, पहले भी उपवास रखते थे, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो देखते आ रहे हैं कि परिवारों के अंदर कभी कोई सोमवार का व्रत रख रहा है, मंगलवार का व्रत रख रहा है। अगर हम इसकी साइंटिफिकली बात करें, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर लॉजिकली और साइंटिफिकली बात करें, तो जो फास्टिंग है, फास्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए और वो बॉडी के लिए किस तरह हेल्पफुल है? देखिए, जो हम व्रत रखते हैं ना, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा, तो यही इंटरमिटेंट फास्टिंग है जब हम सूर्योदय के और सूर्यास्त के बाद नहीं खा रहे हैं। हम जो जिस टाइम हमारा सूरज है उस टाइम हमारी जठर अग्नि, हमारी पेट की अग्नि ना सूर्य के अनुसार चलती है। तो हम उसी के अनुसार खाना पीना खा रहे हैं, तो हमारा पेट वैसे ही स्वस्थ रहेगा। फास्टिंग जो है ना, हफ्ते में 1 बार फास्ट सभी लोगों को रखना चाहिए। हो सके तो निराहार फास्ट होना चाहिए, जहाँ पे आप लिक्विड ले रहे हो, वो आपकी बॉडी की सारी गंदगी को निकाल देगा। मैं पिछले 10 सालों से हफ्ते में 1 फास्ट रखता हूँ। 1 दिन मेरा फास्ट होता है, हफ्ते के 1 दिन मैं सिर्फ लिक्विड डाइट में रहता हूँ। फिर चाहे जो मर्जी मैं कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं मर्जी बैठा हूँ, जिस मर्जी मीटिंग में बैठा हूँ, लेकिन मेरा फिक्स है कि मैंने उस समय नहीं खाना।
अगर ये हम कर ले तो बहुत सारा भोजन और अन्न भी बचेगा, बहुत सारा पैसा भी बचेगा अगर सब लोग करने लग जाएं, और साथ साथ सेहत भी रहेगी सही हमारी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी इससे। अगर हमने ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फास्टिंग क्या करते हैं हम आजकल जो होता है, और साल में 2 बार 9 दिन का फास्ट रखने से बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। ये फास्टिंग को हमने रिलीजन से जोड़ दिया ताकि सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ये है हमारी बॉडी के लिए, साइंटिफिकली इट इज कनेक्टेड विद आवर बॉडी एक्चुअली। बड़े बड़े रिसर्चेस हो रहे हैं, बड़े बड़े जर्नल में रिसर्च पब्लिश हुई है कि बॉडी में ऑटोफेजी होती है जब हम खाना नहीं खाते। हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जो गंदे सेल्स होते हैं, वो अपने आप ही हमारे अच्छे सेल्स उनको खाने लग जाते हैं जब हम ऊपर से उनको कुछ नहीं देते। लेकिन एक ही शर्त है कि ऊपर से उनको कुछ ना मिले। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता ना तो वो बुरे सेल्स अपने आप ही खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च है, आप गूगल पे जाके ऑटोफेजी टाइप कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे फास्ट को लेकर डिस्क्राइब किया या ब्रीफ किया, जैसे फास्ट किस तरह से होना चाहिए, तो आई होप कि आप हमारे इस पॉडकास्ट है जो नॉर्थ इंडिया के खासतौर पे लोग हैं, जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं, आई थिंक वो जरूर सुने, क्योंकि आपने सुना होगा कि उनके फास्ट किस तरह से होते हैं। और बड़ा उसके ऊपर बड़े मीम्स भी बनते हैं कि पंजाबियों के फास्ट शुरू होते हैं सुबह तो होते हैं सूप और चने की दाल से, दोपहर आते आते तक खिचड़ी हो जाता है, और शाम आते आते तक चिली चिकन, बटर चिकन, चीज चिल्ली, 15 तरह के नमकीन, 4 तरह के खाने पीने का सामान। तो उम्मीद करते हैं स्पेशल थाली भी मिलती है, वो नवरात्रि थाली, वो स्पेशल थाली भी मिलती है, और उसके पास उनमें चॉइस भी होती है कि भाई वो वाली थाली लाना जिसमें 18 तरह के आइटम है। तो शाम को आते हैं तो उनका फास्ट वहां तक पहुंच जाता है। बिल्कुल उनका फास्ट वहां तक पहुंचते, पता चलता 2 किलो वेट बढ़ गया 2 किलो खैर जी, मैंने रखे तो 10 फास्ट थे, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ तो 2.5 किलो बढ़ा हुआ मेरा वेट। पता नहीं, मैंने तो कहता हमने कुछ खाया नहीं, हमने सुबह शाम तक खा रहे हैं, सुबह शाम तक तो मैंने पूरा मेंटेन किया था जी। और आपने कहा था जी कि शाम को सूर्य उसके बाद कुछ खाना नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत चखने के लिए था। तो चलिए डॉक्टर साहब, चलते चलते एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ हो जाए। अब रैपिड फायर में आई विल गिव यू ऑप्शंस, तो आपने यस और नो में से जो ऑप्शन आप चूज करें। तो एक छोटा सा रैपिड फायर डॉक्टर साहब आपके साथ। अगर हम बात करें कि लोगों के खाने की चीज़ों की, तो उसमें कौन से बर्तन यूज़ करने चाहिए, मिट्टी के बर्तन या नॉन स्टिक कुकवेयर? मिट्टी के बर्तन अमृत है, नॉन स्टिक कुकवेयर जहर है। एलोपैथ या आयुर्वेद? आयुर्वेद। आयुर्वेद सभ्यता या समझ? आयुर्वेद सभ्यता भी है और समझ भी है और जीवन जीने की शैली भी है। आयुर्वेदा डिमांड या जरूरत? आयुर्वेदा जरूरत है। विज्ञान या अध्यात्म? अध्यात्म और विज्ञान जो है ना हमारे संस्कृति में जुड़ा हुआ है। जो भी हमारी चीजें आध्यात्मिक हैं वो सारी विज्ञान से कोरिलेटेड है। चलिए डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारा शो था चाय के साथ दिल की बात। आपने ये भी गाइड कर दिया कि चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, और हम कोशिश करें हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को अपनी दूर करें। लेकिन हम चाहेंगे कि इस शो के लिए एक खास बात कि हमने आपके प्रोफेशन की बात की, कर्म आयुर्वेदा की बात की, हमने सारी चीज़ों की बात की जो हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी चेंज कर सकते थे। डॉक्टर पुनीत धवन के कोई दिल की बात, ऐसे दिल की बात जो डॉक्टर पुनीत धवन के दिल में ही है। हम चाहेंगे कि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के दिल तक आपके जो भी मन की फीलिंग है, आपको लगता है यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द पीपल, टू द एंटायर नेशन, तो आज आपके दिल की बात हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर दीजिए। देखिए, जब भी मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ ना, जब वो आता है मेरे पास, तो मुझे बस एक छोटी सी चीज़ लगती है कि अगर इसको खाने पीने की समझ होती तो शायद ये बीमार ना होता। उसकी गलती नहीं है। बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 20-30 साल के बच्चे आते हैं, जिम में प्रोटीन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर सब लोग जो है ना वो सास बहू वाले सीरियल देखते हैं, कुछ देखते हैं, उसके बजाय कुछ अच्छे पॉडकास्ट देख ले या अच्छी चीजें देख ले, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देख ले, यूट्यूब पे दुनिया भर की चीजें हैं, वो सब देख लेना, तो उनको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा और कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे और कितने परिवार तबाह होने से, नष्ट होने से बच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज आपने दिल की बात भी अपनी शेयर की हमारे व्यूअर्स के लिए, और वो भी उनके फायदे के दिल की बात। ये डॉक्टर पुनीत धवन के दिल के साथ साथ उनके दिल की बात भी है कि उनको अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन आवर पॉडकास्ट इन चाय के साथ दिल की बात के। वी रियली थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सो मच एंड वी विश यू all the best for your life, future, and we pray for your good life and healthy and prosperity life. Thank you so much. Thank you so much, doctor. Thank you so much. तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत धवन, कर्मा आयुर्वेदा के फाउंडर। और दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने बातें की कि किस तरह से आप अपनी जीवन शैली को ठीक करते हुए, परिवर्तित करते हुए, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाएं, आप आयुर्वेद को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को अपनाएं, खूबसूरत बनाएं, और बीमारी होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए और आयुर्वेद जो हमारे हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी प्राचीन पद्धति है, इसको अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, और आप देखेंगे
किस तरह से आप बीमारियों से दूर रहेंगे और एक खूबसूरत जीवन जिएंगे। और फिर भी आपको लगता है कि अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत है, कोई भी प्रॉब्लम है और आयुर्वेद से रिलेटेड, डॉक्टर पुनीत दिवन जिनके पूरे परिवार के पास 90 साल से ज़्यादा की लेगेसी है, 5 पीढ़ियों से हिंदुस्तान के घर घर में लोगों को, उनके जीवन को आयुर्वेद के साथ खूबसूरत और स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 15 हॉस्पिटल्स को संचालित करते हुए कर्मा आयुर्वेदा आप लोगों के जीवन को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहा है। कर्मा आयुर्वेदा से जुड़ने के लिए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपके पूरी डिटेल्स मेंशन है। फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। डॉक्टर पुनीत धवन से इनपुट्स लेने के लिए, व्यक्तिगत कंसल्टेशन लेने के लिए उन कंसल्टेशंस, उन नंबर और लिंक्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए डू रिमेंबर, आयुर्वेदा के लिए योर प्लेस कर्मा आयुर्वेदा। और आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। चाय के साथ दिल की बात में आप देखते रहिए। हम आने वाले एपिसोड के अंदर एक और शख्सियत के साथ बात करेंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर, और उनके साथ भी करेंगे कुछ उनके चाय के साथ दिल की बात।